हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाले वीडियो में इनऑर्गेनिक लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर देखा था। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो लिगेंड्स हैं उनको किस तरह से नामकरण किया जाता है ये देखते हैं। देखो, कोई यदि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसमें से यदि एक हाइड्रोजन एटम निकल जाए तो जो लिगेंड बनेगा वो क्या होगा? ऑर्गेनिक लिगेंड होगा। उस ऑर्गेनिक लिगेंड का नाम भी ओ पर ही एंड होता है। उसको उदाहरण के साथ समझने के लिए हम एसिटिल एसीटोन लेते हैं। आप जानते हैं एसिटिल एसीटोन ये कंपाउंड लिखा हुआ है। अब यदि इसमें प्रोटॉन निकल जाए तो प्रोटॉन निकलने से इसमें जो ऑर्गेनिक लिगेंड बनता है उसके नाम के एंड में हम ओ लगाते हैं, जिससे इसका नाम एसिटिल एसीटोनेटो होता है। अब देखो, यहाँ प्रोटॉन निकलने से ये क्या हुआ है कि प्रोटॉन कहाँ से निकला? प्रोटॉन यहाँ ऊपर से निकला, जिसमें रीअरेंज होकर के ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। इस प्रकार से ये होकर के यहाँ से एच निकल के ये ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने से ये जो लिगेंड प्राप्त हुआ, इस लिगेंड का नाम ओ लगाकर हम लिखते हैं, जिससे इसको एसिटिल एसीटोनेटो कहते हैं। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिगेंड के जो नाम होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए इनको हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये जो टेबल है ये आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के शॉर्ट फॉर्म के नाम बता रही है कि इस फॉर्मूला से उनको लिखा जाता है। इसमें पहले तो इसका जनरल नेम है कि इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है ये, फिर इसमें इसको सीरीज़ हमने सीरियली दिया हुआ है, और फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है कि इसको हम क्या कहते हैं। अपन एक दो एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी हमने ऊपर एसिटिल एसीटोन देखा, इसका वैसे नाम क्या होगा? 2,4-पेंटेन डाईओन। अब इतना बड़ा नाम लिखने का तो कोई पॉइंट नहीं है नोमेनक्लेचर में, तो हम इसको शॉर्ट रूप में क्या लिखते हैं? एसी लिखते हैं, एसिटिल एसीटोनेटो। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि आपसे नाम में लिखवाए जाते हैं तो आपको इसी फॉर्म में लिखने पड़ेंगे, और यदि ये नाम ये देख कर के आपसे उसका फॉर्मूला लिखाया जाता है तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस तरह से बोले जाते हैं और किस तरह से लिखे जाते हैं। जैसे साइक्लोपेंटाडाइनिल है आयन, तो इसको भी साइक्लोपेंटाडाइनिल कहते हैं और इसको शॉर्ट में सीपी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सी फॉर साइक्लोपेंटाडाइनिल के लिए सीपी शॉर्ट में लिखा जाता है। इसी तरह एसिटिल है, ब्यूटिल है, फेनिल, पिरिडीन, इन सबको शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है। अब देखो, हम इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, आप जानते हो बहुत कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, EDTA जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। इस EDTA को यदि वैसे हम नाम दें तो इसका नाम होता है 1,2-एथेन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? इसको EDTA इस प्रकार से लिखते हैं, EDTA लिखते हैं। इसी तरह ये देखो, यदि इथाइलिन डाईएमीन हमें लिखना हो, ये देखो इथाइलिन डाईएमीन हमें लिखना हो तो हम 1,2-एथेन डाईएमीन इसका नाम होगा, लेकिन हम इसको शॉर्ट में EN के रूप में लिखते हैं। BPY ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बाईपिरिडिल को रिप्रेजेंट करता है, और UR जो है वो यूरिया को रिप्रेजेंट करता है। यानी कहने का मतलब है कि हमको ये सारी टेबल, चाहे वो इनऑर्गेनिक लिगेंड्स के लिए हो या ऑर्गेनिक लिगेंड्स के लिए, हमें इनके शॉर्ट फॉर्म्स का पता होना अत्यंत आवश्यक होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ऑर्गेनिक लिगेंड की हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक लिगेंड और एक से ज़्यादा जिसमें ऑक्सीजन एटम हो, ऐसे जो लिगेंड्स हैं या ऑक्सो एनायनों के सल्फ़र सेलेनियम डेरिवेटिव हैं, उनके नाम किस तरह से लिखे जाते हैं ये अपन देखेंगे। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें कॉपर के आगे
AC होल ट्वाइस लिखा हुआ है। तो एसिटिल एसीटोन में आप देखते हो कि एक से ज़्यादा ऑक्सीजन एटम इसमें मौजूद होते हैं। तो इसको हम हमेशा कैसे लिखेंगे, इसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे 2 लगे हुए हैं तो बिस लगा करके 2 एसिटिल एसीटोन के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं तो हम इसमें इस बिस लगाएंगे, फिर इसको एसिटिल एसीटोनेटो, क्योंकि ओ पे ख़त्म करना है, ऑर्गेनिक लिगेंड है इसलिए, और ब्रैकेट में लगाएंगे और फिर कॉपर, उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं कोबाल्ट के साथ में इथाइलिन डाइएमीन के 3 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं और ये पूरी एंटिटी के 2 हैं, यानी बड़े ब्रैकेट के बाद 2 हैं, जिसमें सल्फेट के साथ में सल्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जुड़े हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कोबाल्ट En होल थ्राइस का होल ट्वाइस, फिर सल्फेट आयन, इसके 3 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसमें देखो चूँकि ये 3 इथाइलिन डाइएमीन है इसलिए इसको ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। तो बाहर है ब्रैकेट के, उसकी संख्या कभी भी नहीं लिखती, ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल पर, जो पोटेशियम जिसमें कैटायन के रूप में मौजूद है और एनायनिक एंटिटी लगी हुई है जिसमें प्लेटिनम के साथ क्लोरीन और इथिलीन मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम हम कैसे देंगे, पोटेशियम, क्योंकि पहले कैटायन का नाम लिखते हैं इसलिए पोटेशियम। फिर अल्फ़ाबेटिकली लिगेंड्स का नाम लिखेंगे तो ट्राई क्लोरो एथिलीन प्लेटिनेट 2, ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम होगा। नेक्स्ट आते हैं Na3AgS2O3 होल ट्वाइस, इसको हम सोडियम बिसथायोसल्फेट सल्फेटो अर्जेंटेट के नाम से जानते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का क्या मतलब होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का मतलब होता है कि जिसके अंदर एक एटम ऐसा, मतलब जिसके अंदर 2 डोनर एटम होते हैं जिनके साथ मेटल अलग अलग तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो वहाँ हमको ये मेंशन करना पड़ता है कि मेटल के साथ बॉन्डिंग जो हो रही है लिगेंड की, वो कौन से एटम के थ्रू हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ ये लेते हैं MsCN, हम इसको और दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी डोनर एटम है तो ये मेटल के साथ ये भी बॉन्ड बना सकता है, हम इसको MnCS भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए इसको थायोसाइनेटो S कहेंगे या इसको थायोसाइनेटो N, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं जिनको अपन यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ पर SCN लिखा हुआ है, SCN यानी थायोसाइनेटो, या इसको हम थायोसाइनेटो S भी कह सकते हैं। S क्यों, क्योंकि यहाँ बॉन्डिंग मेटल की किससे हो रही है, S से हो रही है। अब मेटल जब यहाँ पर इसी के ही थायोसाइनेटो के N एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है धातु परमाणु, तो इस समय ये आइसोथायोसाइनेटो कहलाएगा, या इसको हम थायोसाइनेटो यदि कहते हैं तो हमें N दिखाना पड़ेगा कि यहाँ इस समय बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है, N के साथ हो रही है। अब हम इसी तरह NO2 लेते हैं। NO2 नाइट्रो ग्रुप है, इस नाइट्रो में या तो नाइट्रो लिखेंगे या नाइट्राइटो N लिखेंगे। इसी तरह ONO नाइट्राइटो लिखेंगे या तो, या नाइट्राइटो O लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसको मतलब इस तरह से इसका हम नामकरण करते हैं। अब देखो अपन देख चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स कैसा हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक और एनायनिक किसी भी तरह का हो सकता है। यदि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसका नाम एक ही शब्द में लिखा जाता है, ये अपन पहले देख चुके हैं। यदि अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, यदि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होता है तो ये सारे रूल तो फॉलो होंगे ही होंगे और उसका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। ठीक है, अब इसको देखने के लिए अपन
कैसे देखें, यदि कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानेंगे कि उसकी एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ सिल्वर का कॉम्प्लेक्स है जिसमें 2 एमीन के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, तो इसका नाम हम कैसे देंगे, डाई एमीन सिल्वर 1 आयन। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके ऊपर एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसमें पूरे नाम के बाद में मेटल के आगे आयन लगा दिया जाता है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, जिसको हम नाम देते हैं हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 आयन। इसी तरह बाकी दोनों कॉम्प्लेक्सेस को देखिए, इरिडियम के साथ में इथाइलिन डाईएमीन और अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो हम इसका नाम दे रहे हैं डाईएमीन बिस इथाइलिन डाईएमीन इरिडियम 3 आयन। उम्मीद है आपको इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है, जो कि हम पिछली जूनियर क्लासेस से निकालते आ रहे हैं। फिर भी किसी बच्चे को यदि कोई प्रॉब्लम हो कैसे निकाली जाती है, तो आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। अब देखो, एक एल्यूमिनियम का हमने ये कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है। इस एल्यूमिनियम के कॉम्प्लेक्स में एक हाइड्रोक्सी लिगेंड लगा हुआ है और 5 वाटर के एक्वा लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो हम इसको कैसे नाम देंगे, पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनियम 3 आयन। पेंटा 5 के लिए, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो किसके लिए, पेंटा एक्वा, पहले पेंटा के साथ क्या है, एक्वा, एक्वा लगाएंगे, फिर हाइड्रोक्सो एल्यूमिनियम 3 आयन। इस तरह से इसका नामकरण किया जाता है। अब यदि कॉम्प्लेक्स आयन एन आयन है, तो उसका नाम हम जब लिखते हैं तो जैसे हमने पहले रूल फॉलो किए वही रूल फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ मेटल के नाम लिखते समय उसके एंड में ATE8 जोड़ देते हैं, मेटलेट हो जाएगा वो, मेटल का नाम प्लस ATE8 जोड़ देते हैं। अब जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनके जो भी नाम हैं उनके आगे हम 8 लगा देंगे। जैसे देखो इस कॉम्प्लेक्स में है कि निकिल के साथ CN के 4 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो 4 CN लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, टेट्रासाइनो निकिलेट 2 आयन। निकिल प्लस 8 यानी निकिलेट, आयरन प्लस साइनो लिगेंड्स है तो इसको फेरेट कहते हैं, आयरन फेरस फेरिक होता है, तो यहाँ पर इसका क्या नाम हो जाएगा कि हेक्सासाइनो फेरेट 2 आयन। अब देखो ये लास्ट में जुड़ा हुआ है कि ये है पोटेशियम, यहाँ पर सिंपल आयन के रूप में मौजूद है और ऋण आयन जो है वो कॉम्प्लेक्स एंटिटी के रूप में मौजूद है, तो इसका नाम हम देंगे पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, क्योंकि C2O4 इज ऑक्सिलेट आयन। अब ये ऋण आयन है तो इसलिए इसके नाम के एंड में ऑक्सिलेटो हो जाएगा, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, क्योंकि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसके मेटल के एंड में ATE8 लगा होता है। अब हम आयरन, इसको सिल्वर को अर्जेंटेट के रूप में देखते हैं, इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेटो अर्जेंटेट। अब नेक्स्ट आता है कि यदि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जिसके अंदर कैटायनिक और एनायनिक दोनों एंटिटीज़ मौजूद हों, तो क्या करेंगे, उस केस में हम ऊपर वाले रूल्स ही फॉलो करेंगे और उसमें पहले कॉम्प्लेक्स कैटायन का नाम लिखेंगे। ये देखो, पहले कॉम्प्लेक्स कैटायन का नाम लिखेंगे और फिर कॉम्प्लेक्स एनायन का नाम लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर कॉपर के साथ एक बार तो एमीन मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं 4, और दूसरी एंटिटी में इसके साथ कॉपर के साथ क्लोरीन के 4 परमाणु जुड़े हुए हैं, तो हम इसका नाम कैसे देंगे, टेट्रा एमीन कॉपर 2 टेट्राक्लोरोक्यूपरेट। अब देखो हम इसमें ये कैसे पहचानेंगे कि ये इसका पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है, तो आप याद करो अपन ने पहला रूल हमेशा ये देखा था कि पहले हम कैटायन को लिखते हैं उसके बाद एनायन को लिखते हैं। यहाँ कैटायन और एनायन दोनों ही
कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसलिए हम ये मानेंगे कि अब एमीन के साथ जुड़ा हुआ कॉपर कैसा है, कैटायनिक है, और क्लोरीन के साथ, क्लोराइड आयन के साथ जुड़ा हुआ कॉपर कैसा है, ये एनायनिक है। इसीलिए जब हम बाद में कॉपर का नाम लिखते हैं क्लोराइड के साथ तो उसको क्यूपरेट कर देते हैं। तो इसका क्या नाम होगा, टेट्रा एमीन कॉपर 2 टेट्राक्लोरो क्यूपरेट 2, ये हो जाएगा। इसी तरह इसके बाकी एग्जाम्पल हैं जिनमें हमने सिमिलरली रूल को फॉलो किया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट रूल आता है कि कॉम्प्लेक्स आयन के साथ यदि कैटायन और एनायन एक से ज़्यादा संख्या में जुड़े हुए हैं तो उनके नाम में उनकी संख्या को कभी भी नहीं लिखा जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पोटेशियम के साथ 4 लिखा हुआ है, यानी पोटेशियम के 4 एटम मौजूद हैं, लेकिन हम इसको कभी भी टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखते। हम इसको टेट्रा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट नहीं लिखते, बल्कि हम इसको पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम ये वाला कॉम्प्लेक्स देखें, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन परमाणु 3 लगे हुए हैं, तो हम इसको हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड बोलते हैं, ट्राई क्लोराइड नहीं बोल रहे, हम इसको क्या बोल रहे हैं, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड बोल रहे हैं। तो ये हुए आपके कुछ और रूल्स जो कि लिगेंड को के नॉमेनक्लेचर के लिए ज़रूरी है। अब ये नेक्स्ट जो आते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ डाई न्यूक्लियर या पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज ये जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर देखा और जो बाकी नाम कॉम्प्लेक्स को लिखने का तरीका, तो आपको उम्मीद है वो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।